स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे माननीय रमेश थेटे जी से। आप सभी जानते हैं कि वो एक रिटायर्ड, अभी इस वक्त रिटायर हुए हैं, आईएएस रहे हैं और आईएएस से रिटायर हुए हैं। और अभी आपको बताएं कि रमेश थेटे जी ने अपने रिटायरमेंट के दिन, जिस दिन उन्होंने पद का त्याग किया और जिस दिन उन्होंने रिटायरमेंट लिया, सेवानिवृत्त हुए, उस दिन उन्होंने एक बात कही, मीडिया से जो बात कही, उस पर आज हम बातचीत करेंगे। उन्होंने जो कहा वो सचमुच हम सभी के लिए विचार करने के योग्य है। हम सभी को उस पर चिंतन करना चाहिए। जहां एक तरफ तमाम युवा जो हैं वो बचपन से ही एक सपना संजोकर चलते हैं कि उन्हें कभी तो आईएएस या आईपीएस जैसी नौकरियों के साथ वो काम करें और कलेक्टर बने, तमाम देश की सेवा करें, अपने समाज की सेवा करें। लेकिन जब कोई व्यक्ति एक लंबे समय तक इस पद पर रहता है और आखिरी दिन वो ये कहता है कि मैं आज गुलामी से मुक्त हुआ, तो ये वाकई हम सभी के लिए बहुत विचार करने योग्य बात होती है। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है और आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ माननीय थेटे साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। थैंक यू जय भीम सर। इस कार्यक्रम में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपने ऐसा क्यों कहा। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में जी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है वो फंडामेंटल राइट है जी, मौलिक अधिकार है, बाबा साहब ने हमको दिया जी। इस आर्टिकल पे जब संविधान सभा में चर्चा हुई थी तो बाबा साहब ने इसके संबंध में क्या क्या विचार रखे थे, थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट है ये अधिकार जी। क्योंकि और विशेष करके हम लोगों के लिए जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। उनको मालूम था बाबा साहब को कि हम में से ऐसे कुछ लोग होंगे जो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हैं जी। हम में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इस तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा और हम में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो पढ़े लिखे होंगे और जो इंटेलेक्चुअल बात करेंगे और इसके हिसाब से अपना जो दर्द है वो अभिव्यक्त करेंगे। ये बाबा साहब को मालूम और इसीलिए उन्होंने ये मौलिक अधिकार जी संविधान में रखा। जी जी। अब मैं जब सर्विस कर रहा था तब चूंकि आप मध्य प्रदेश से है जी, तो आपको सारा घटनाक्रम मालूम है, मैं कैसे लड़ता आया हूँ, किन लोगों के लिए लड़ा हूँ और साथ ही साथ अगर हम कहते हैं कि भी जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज व्यवस्था होनी चाहिए तो मैंने व्यक्तिगत रूप से क्या प्रयास किए। मैंने ब्राह्मण के साथ में भी न्याय करने की कोशिश की, ठाकुरों के साथ में भी न्याय करने की कोशिश की और SC ST OBC तो है ही है जी। सबके साथ जो है मैंने समान व्यवहार करने की कोशिश की। और आप जबलपुर में जाके देखेंगे, जब मैं म्युनिसिपल कमिश्नर था जी, आज भी वहां जबलपुर शहर के जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं वो भी मुझे इसलिए पसंद करते हैं और उनको इसलिए दर्द है। कई फोन आए मुझे घटनाक्रम के बाद कि साहब आपके साथ बहुत बुरा हुआ जी, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो रवैया है, नजरिया है हम लोगों का, खास करके बाबा साहब को मानने वाले लोग, हम प्रेजुडियूस्ड नहीं होते हैं जी, पूर्वाग्रह से दूषित नहीं होते हैं। हम न्याय करने की कोशिश करते हैं जी। जब हम न्याय करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला भी हमारे साथ न्याय करे, ये हम लोग अपेक्षा रखते हैं जी। ऐसा हुआ नहीं, फिर मुझे लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। और जैसा मैंने कल आपको कहा था कि चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कहा था तत्कालीन कि आप बोलो मत, ठीक है आपके ऊपर अत्याचार हुए आप कह रहे हो, बोले ऐसा कुछ नहीं है, बोले बाकी दलित अफसर देखो आराम से नौकरी कर रहे हैं। नहीं आराम से नहीं, शान से नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने नाम गिनाए थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, नाम बताएंगे थोड़ा अच्छा नहीं होगा जी। नाम गिनाए थे, बोले वो देखो, बोले वो देखो, अरे वो भी तो दलित है, वो तो कभी दलित नहीं कहते, बोले देखो कितने इंपॉर्टेंट पोस्ट पे। देखिए इंडिकेशन था ये, मेरे लिए इंडिकेशन था कि अगर तुम बोलना बंद कर दोगे तो तुम्हें भी इस तरह की कुर्सियां मिल सकती है। जी जी जी। लेकिन मैंने तब भी कहा था उनको, मैं साहब ऐसा है वो दलित है मैं भी दलित हूँ, लेकिन बुनियादी फर्क है उनमें और तुममें। बोले क्या, ऐसा तो मेरे तरफ गुस्से से देखा। मैंने कहा
मेरी जुबान पे बाबा साहब अम्बेडकर का नाम है, उनकी जुबान पे नहीं है, उनको शर्म आती है ये नाम लेते, ये बुनियादी फर्क है जी। और इसलिए जो है मेरे साथ में ऐसा होता है। अरे बोले यार कुछ भी बोल रहे हो आप, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ठीक है, आप मत मानो, लेकिन मैं यहाँ पे वचन देता हूँ कि जब तक के नौकरी में रहूंगा, आईएएस की नौकरी में, तब तक मैं मीडिया से बात नहीं करूंगा जी। लेकिन मेरे समाज के, दबे कुचले समाज के लोगों का यदि कोई प्रश्न है, कोई अत्याचार का इश्यू है, तो मैं उसमें बोलूंगा। तो बोले ठीक है, वो ठीक है, तुम अपने लिए बात मत करना ना, ठीक है। अब देखिए, मैं 3.5 साल मैं चुप रहा, कई ऐसी बातें हुई है ना। एक तो मैं चुप रहा, फिर भी न्याय नहीं किया। मेरा प्रमोशन, मेरे प्रमुख सचिव के प्रमोशन की मेरी बारी आई, मुझे पात्र पाया गया, लेकिन लिफाफा बंद। वहां भी आपने, अब फायदा क्या है मुझे बताइए ना। वाकई वाकई क्या फायदा है इससे? तो ये, इससे अच्छा तो ये होता कि मैं बोलते रहता, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हाँ, बोलते रहता। दूसरा, जो मेरे खिलाफ इन लोगों ने केसेस के, बस केवल इसके लिए कि भाई इसका प्रोग्रेस रोको, ये आदमी आगे नहीं जाना चाहिए, अगर आगे जाएगा तो हमारे लिए सब दर्द है। तो इस तरह की बात जो है उनने की और मैं अंदर घुटन महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। एंड आई वाज एंग्जियसली वेटिंग फॉर 31 जुलाई। मैं वेट कर रहा था, मैं लोगों को बोला, लोग मुझे कह रहे थे अरे साहब एक्सटेंशन ले लो, आप सरकार को बोलो। मैंने कहा तुम एक्सटेंशन की बात करो, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं कितने जल्दी इसमें से जाऊं। हाँ, मैंने कहा मुक्ति का दिन है मेरी, गुलामी से मुक्ति का। मैं कई बार बोलता था ये, लोग हंसते थे, अधिकारी लोग जो है मेरे साथ, वो हंसते थे, कह रहे आप कैसे बोल रहे हो, बोले ये तो पावर की पोस्ट है, ऐसा है वैसा है। मैंने पावर की पोस्ट है, लेकिन गुलामी के साथ पावर नहीं चाहिए। बिल्कुल। आज भी देखेंगे आप, अगर गुलामी है, पावर है, पावरलेस, दिस इज पावरलेसनेस। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं वाकई गुलामी से मुक्त हूं। नहीं, वाकई आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि ये पावर वाली पोस्ट है, इसमें बहुत पावर होता है, लेकिन जब आप पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं लोगों के कल्याण के, लोगों के हक के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए, तो फिर आप पर दबाव आ जाता है। वही संवैधानिक संस्थाएं संविधान से काम करने वाले लोगों पर इस तरह से अन्याय अगर करती हैं, तो फिर ये जो नए बच्चे हैं, जो नए युवा हैं, ये निश्चित रूप से हतोत्साहित होंगे, क्योंकि वो भी, उनका कभी एक इच्छा होती है कि वो इस प्रकार के आईएएस के पद पर जाए, वो उस पद पर जाकर वो राष्ट्र की सेवा करें, अपने समाज की सेवा करें, लोगों की सेवा करें। नहीं, ठीक है ना भाई। देखिए, अब हम लोग ऐसे मोड़ पर हैं जब हम में से कुछ लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं जी, और आने वाली पीढ़ी भी बड़े बड़े पदों पर पहुंचेंगी। हमारी पीढ़ी, बच्चे पहुंचेंगे हमारे, आईएएस आईपीएस बनेंगे और भी पावर के पोस्ट वहां जाएंगे। लेकिन फिर क्या उनको केवल अपने परिवार का देखना है, अपना व्यक्तिगत देखना है, कि जैसे बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए अपनी बीवी और बच्चों की कुर्बानी दी और इस समाज को सक्षम बनाया। आपको समाज को सक्षम बनाना है या अपने आप को बनाना है, ये विकल्प है, दो विकल्प है। अगर दोनों विकल्पों से आपको कोई एक चुनना है, एक ही चुनना पड़ेगा। जी जी जी, है ना, क्योंकि अपोजिट है दोनों, है ना। तो एक विकल्प अगर आप वो चुनेंगे कि भी मेरे को तो मेरा परिवार, मैंने मेहनत की, मैंने नौकरी हासिल की, मैं तो अच्छे से मैं मेरे परिवार को संभालूंगा वगैरह वगैरह, वो एक बात है, आपका व्यक्तिगत ये हो सकता है। लेकिन फिर आत्मिक, जिसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन, या जिसको, जो बाबा साहब की परिकल्पना थी कि अगर एक दिन भी जियो तो शेर जैसा जियो और स्वाभिमान के साथ जियो, है ना। और फिर 100 साल जीने के जो मायने होते हैं गुलामी के साथ, वो अगर जिएंगे तो मतलब नहीं है। तो हमारी पीढ़ी को ये दोनों बुनियादी बातें जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग बाबा साहब का लिटरेचर पढ़ेंगे जी, आने वाले हमारे जो आज के बच्चे हैं जो पढ़ेंगे, तो वही विकल्प चुनेंगे जो मैंने कहा। वाकई वाकई, क्योंकि ये पावर है। जी जी जी, अम्बेडकरिज्म में वो पावर है, बाबा साहब के विचारों में वो पावर है कि वो उनको प्रोत्साहित करेंगे, बाबा साहब के विचार की तुम ये बनो, ऐसा बनो,
तो लोग ऐसे बनेंगे। अगर प्रबोधन, खुद का प्रबोधन करने की उनको इच्छा नहीं है और केवल सरकारी नौकरी करके अपना काम चलाना, घर चलाना है, तो फिर वो है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर बाबा साहब भी ये सोचते कि मैं अपनी व्यवस्था करूं, मैं अपना ही लिए सब कुछ करूं, तो निश्चित रूप से आज जो भी जिन अफसरों की आप बात कर रहे हैं वो तो आज अफसर नहीं होते, ये बात सही है। जब आप नौकरी पर आए और आपको एक पद मिला, जहां पर आपको अधिकार मिले, जहां पर आपको पावर मिला, वहां आपने पावर का उपयोग करते हुए 300 से ज्यादा लोगों को लाभ दिया, और वो भी उन तबके के लोगों को जो निचले तबके के थे, जो वाकई उनको आवश्यकता थी। क्या यही एक काम आपके इस पूरे करियर को खत्म करने या उस पर दाग लगाने या उसको परेशान करने के लिए मतलब यही से सब कुछ मुख्य कारण साबित हुआ? देखिए, आपने अगर मेरा पत्र पढ़ा होगा ध्यान से, तो मैंने उनमें जो बातें लिखी है वो उन बातों पे जब आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि जब जब भी मैंने हमारे समाज के दबे कुचले लोगों के पक्ष में फैसला करने का प्रयास किया, तब तक मुझ पर हमला हुआ। जी। अब मैं नगर निगम जबलपुर से शुरू करता हूँ, ठीक है जी। बल्कि उसके पहले ये बताता हूँ, है ना, मैं जिला पंचायत सीओ खरगोन था। लगभग मेरे ख्याल से तकरीबन दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब, शिक्षा कर्मी वर्ग 1 और 2 की भर्ती होती थी जी, है ना जी। और मैं उस कमेटी का चेयरमैन हुआ करता था, कमेटी का चेयरमैन। तो मैंने करीबन 2000 से 3000 शिक्षा कर्मियों की भर्ती कराई थी, और उसमें जो अनारक्षित पद होते हैं, मतलब अनारक्षित का मतलब है अनरिजर्व, और उसमें कोई भी आ सकता है जी। तो मैंने ये कोशिश करी थी कि SC ST OBC के जितने लोग जनरल मेरिट में आ सकते हैं उनको मेरिट में लाके ऊपर रखो, और SC ST का जो उनका कोटा है वो भी उनको मिले। ऐसा करके करीबन मैंने 3,000 लोगों की भर्ती करी थी जी। तब भी मेरे पे हमले हुए, मतलब ये अरे देखो ये इन्होंने अपने अपने लोगों को लिया करके, ठीक है, वो भी मैंने झेला। उसके बाद नगर निगम जबलपुर में आया तो 309 लोगों को मैंने जो रेगुलर किया था, नियमित किया था, वो 20 साल से अपने न्याय की बाट जोड़ रहे जी, 20 साल, और शासन के निर्देश थे कि आप इनको नियमित कर सकते हैं, लेकिन किसी कमिश्नर ने देखा नहीं। और वो मेरे पहले जितने भी कमिश्नर आए थे उनमें अपने समाज के भी कुछ लोग थे, मतलब SC के, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, या जो भी कहे, है ना, वो नहीं किया। मैं जैसे आया, मैंने, वो लोग मेरे पास आए, बोले सर हमारा ये इशू है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है और हम पात्र है इसके लिए, शासन का निर्देश है, ये भी नहीं कर रहे। तो मैंने फाइल खंगाली, मैंने देखा कि शासन का निर्देश है तो मेरे को मेयर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ नगर निगम की जो बॉडी होती है वहां जाने की मुझे जरूरत नहीं, शासन का निर्देश है बस, मैं कमिश्नर, मेरे को पावर है। म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ वेरी पावरफुल पोस्ट। फाइल बुलाया, मैंने आदेश तैयार किए और 309 लोगों का इकट्ठा आदेश तैयार किया और एक पब्लिक कार्यक्रम आयोजित किया। मैंने बाबू के हाथ में वो ऑर्डर नहीं दिया और मेयर को भी नहीं बोला, किसको नहीं बुलाया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यक्रम था, और बुला के एक एक कर्मचारी के हाथ में वो आदेश दिया। तो ये एक क्रांति थी। वहां के इतने लोग नाराज हो गए मेरे पे, बोले आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने ये क्यों नहीं देखा कि ये लायक है कि नहीं। मैंने कहा लायक तुम जाओ, तुम नाली साफ करने के लिए जाओ, तुम अंदर जो गटर होता है उसमें जाके तुम अपने आप को उसमें डुबाओ, हाँ, और फिर बोलो अगर ये बंदा वहां जाके हमारा काम कर रहा है तो वो लायक है, तुम लायक नहीं हो। वाकई ये स्टैंड मैंने लिया था, और मीडिया ने भी काफी मेरा साथ दिया था, बोले बहुत सही काम किया, मेरा तबादला कर दिया, है ना। फिर मैं वहां गया, डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, वहां बैतूल का ITI है, लोग आप मतलब आप इसकी जांच भी करेंगे, तहकीकात करें, आपको पता चलेगा जी जी। SC ST के लोगों को वहां का OBC प्रिंसिपल था, वो मराठा था, मराठा बहुत तकलीफ देता था। वो लोग मेरे पास में आए थे और रोए बेचारे, बोले सर हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हमारा रिकॉर्ड खराब किया रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मेरे पास अधिकार था उसके खिलाफ में कार्रवाई करने, तो मैंने उसकी इंक्वायरी चालू की और उसके खिलाफ में
कार्रवाई का मैंने मन बनाया था, वो ना हो उसके पहले मेरे पे वो घटना हुई बैतूल की, और फिर जो है मुझे निलंबित किया गया, फिर कोर्ट में केस चला, कोर्ट में उसका पूरा षड्यंत्र जो है मैंने कोर्ट के सामने पर्दाफाश हुआ। जी जी। अरे जिस दिन वो बोल रहा था कि मैं जबलपुर गया, इनके पास गया, बैतूल से जबलपुर आने में 8 घंटा लगता है। जी जी। तो उस पर्टिकुलर दिन में जिस दिन वो बोल रहा था कि मैं जबलपुर आया था, इनसे मिला, उस दिन वो जबलपुर के ITI में 2 शिफ्ट होती है, 8 बजे से 2 बजे और 3 बजे से 6 बजे, ऐसी शिफ्ट होती है। दोनों शिफ्टों में वो आदमी उपस्थित था बैतूल में। इफ यू आर प्रेजेंट एट बैतूल, हाउ कम यू आर प्रेजेंट इन जबलपुर? बिल्कुल बिल्कुल। दस्तावेजी सबूतों के साथ में मैंने पेश किया था वो। और फिर वो होटल की घटना, वो कह रहे कि आपने रिश्वत ली करके, ना मेरे हाथ में कलर था, ना मेरे पास से आपको पैसा मिला, ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, फर्जी कैसे उन्होंने तैयार किया था वो भी न्यायालय में चला नहीं, कुछ नहीं था उसमें, ये षड्यंत्र था। लेकिन बावजूद इसके देखिए, अब यह यहाँ खत्म नहीं होता है, या खत्म नहीं होता है मामला। कोर्ट जैसी संस्था, कोर्ट को देखना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वहां जज रघुवंशी ठाकुर, SK रघुवंशी उसका नाम, लोकायुक्त पुलिस का पब्लिक प्रोसिक्यूटर रघुवंशी, जज रघुवंशी, लोकायुक्त पुलिस का पब्लिक प्रोसिक्यूटर रघुवंशी, कोर्ट का मुंशी जो लोकायुक्त का होता है वो रघुवंशी, और लोकायुक्त का DIG वो भी रघुवंशी, यानी कि GP सिंह ठाकुर। चारों ठाकुर, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे घेर कर मारा, मैं बता रहा हूँ ना, तो इसका मतलब उन्होंने जज, ये चारों लोग इकट्ठा जाते थे, मैंने कई बार देखा है ना, और इन्होंने मन बनाया था कि नहीं इसको तो छोड़ो। मेरे पास मेरे खिलाफ में कोई सबूत नहीं था जी। सबूत नहीं होने के बावजूद गवाही देखो आप, खंडित गवाही थी, उसको ऐसा मैंने पैसा छोड़ा था उसको। इसके बाद जज ने अपने आदेश में लिखा कि कंप्लेनेंट की गवाही अखंडित है। खंडित ही खंडित, आप देखो मेरे पास दस्तावेज है। और कुछ तो भी लिख के मुझे सजा दी, 2 साल की सश्रम कारावास मेरे को सजा दी। आई वेंट टू द हाई कोर्ट मतलब, और उसके बाद मुझे फिर नौकरी से हटाया गया। मेरी फैमिली सड़क पे आ गई। और फिर जो है मैंने हाई कोर्ट में अपील किया, केस ही नहीं लग रहा था। मैंने चीफ जस्टिस साहब को आवेदन दिया कि साहब जो भी हो आप मेरे केस की सुनवाई करो, और मेरे खिलाफ में तो खिलाफ में करो, कोई बात नहीं। मुझे मालूम था कि कोई है ही नहीं ऐसी बात। फिर वो तो खैर मेरा परिवार तो पूरा सड़क पे आ गया था, हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी ये सवाल था, है ना जी। तो आप तब देखिए, अब मुझे आप बड़े बड़े लोगों की बात करते हो ना कि भी आपके जो फेलो ऑफिसर्स है आपको मदद करते हैं क्या? हमारे समाज में बीमारी है, जैसे ये कहते किसी के बुरा हुआ ना तो वो हंसते हैं, अरे देखो, लेकिन तब मेरे पास तो वकील को फीस देने के लिए पैसे नहीं थे जी। ये जो 309 कर्मचारी है उन्होंने 100 रुपए इकट्ठा किया था, बताइए 100 रुपए इकट्ठा करके वकील की फीस दी थी जी। हाँ, और ऐसा करके तब भी वो पर्याप्त नहीं था पैसा। तो मैंने मेरी वाइफ का जो मंगलसूत्र है, मतलब सही मानों में मेरी फैमिली मेरे को कहती है, मेरी वाइफ मुझे कहती है कि भाई मतलब मराठी आप तो मराठी जानते हो की तुमच्या अंगामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर आले, हे भूत लागले तुम्हाला, आपको भूत प्रेत से बाधा हो गई आपको, बाबा साहब का भूत है। और इस भूत ने जो है हमारा पूरा ऐशो आराम और वो ये वो ऐसा वैसा सब खत्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा कि अच्छा भूत है ये तो, है ना, क्या है ये? तथागत बुद्ध ने जब सिद्धार्थ गौतम निकले थे घर से, तो उनके पास क्या नहीं था जी जी जी, है ना। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रक्रिया में मैं जब दर की ठोकरें खाने के कगार पर पहुंच गया, मतलब खाई ठोकरें हमने, तो जब 10 बार मंगलसूत्र गिरवे रखना पड़ा आपको। वहां पे अन्नपूर्णा ज्वेलर्स है, जबलपुर का गोरखपुर एरिया है, अन्नपूर्णा ज्वेलर्स जी जी जी। वो मुझे हमेशा बोलते थे कि साहब क्या, मतलब ये तो गजब की बात है। मैं क्या करता था, मंगलसूत्र गिरवे रखता था वकील को फीस देने के लिए, और फिर मैं दोस्तों से जी जी
जिनको मैं मदद करी होगी या जिनके साथ में मैंने न्याय किया होगा, जो भी है, तो मैं उनको बोलता था कि यार देखो कुछ मदद कर सकते थे देखो, तो वो करते थे बेचारे। और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, है ना। मैं ये भी बता दूं आपको कि हमारे लोगों से ज्यादा मुझे जनरल कास्ट के लोगों ने ज्यादा मदद की। दिस इज अ फैक्ट। है ना। तो पैसे ले गया तो मैं ले जाता था और फिर छुड़ा देता है मंगलसूत्र। ऐसा करते करते अल्टीमेटली ये स्टेज आ गया। 3 साल का समय लगा इसको, ये हाईकोर्ट के केस को सुलझाने में 3 साल का समय लगा। और जब जिस दिन केस मतलब बोर्ड पे आ गया और आर्गुमेंट करना है, तो उस दिन वकील साहब नहीं आए हमारे। बोले आप पहले पैसे दे दो, फीस दे दो। हमारे पास नहीं थे। मैंने कहा चलो मेरा रिकॉर्ड वापस करो, और मैं खड़ा हो गया। अच्छा। हाईकोर्ट में गया था, वो वकील साहब तो नहीं है, तो फिर मैं खुद करना चाहता हूँ। तो जज, देखिए जज ने मेरा काम देखा था बेसिकली। तो जबलपुर हाईकोर्ट में अब नगर निगम कमिश्नर के रूप में मैंने जो काम किया दिखता ही है ना, वो आज भी जाएंगे दिखता है। जी। तो उनको मालूम था यार ये आदमी, इसको ना ये गलत नहीं था, इसको परेशान किया गया। और कुछ उनके लोग भी बताते ही होंगे, वो तो होता ही है। तो बोले नहीं आप तो थोड़ा रुको, वो वकील साहब को ये करने दो। बोले आप 1 दिन का समय ले लो, है ना। तो उन्होंने मुझे समझाया, बोले ये लीगल मैटर्स है, आपको सब जानकारी है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप वकील को सपोर्ट करना। तो फिर मैं ऐसा करके फिर उनको खड़ा किया वकील साहब, और फिर आर्गुमेंट हो गया और आई वाज एक्विटेड, तो घोषित किया गया। फिर मैं सरकार के पास गया कि आप मुझे नौकरी में बहाल करो। इस बीच मुझे नौकरी से हटा दिया था, जैसा मैंने। तो यही थे शिवराज सिंह जी, मुख्यमंत्री। तो बोले भाई इसमें तो अभी SLP फाइल होगी, अभी फाइनलिटी तो आई नहीं इसमें। हाँ, SLP फाइल होगी सुप्रीम कोर्ट में, अब उसका जो फैसला आएगा उसके बाद देखेंगे। तो फिर वो SLP फाइल हो गई, और SLP जब फाइल होगी सुप्रीम कोर्ट में, मैं भी था जिस दिन ये मोशन पे आया। जज ने, अभी जो दलवीर भंडारी है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज है ना, वही उनके सामने, उनके बेंच के सामने था। मैं हाजिर था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने वो ऐसा केस फेंक दिया, उन्होंने बोले देयर इज नथिंग अगेंस्ट दिस पर्सन। आपके खिलाफ में सबूत नहीं है, आपको 10 साल तक इन्होंने परेशान किया, आपका दिल क्या कहेगा मुझे बताइए आप। वाकई हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री सेज कि इस व्यक्ति के खिलाफ में कोई सबूत नहीं है, बोले आपका मोशन में भी एडमिट नहीं हो सकता, देख दिया। ये फाइनलिटी आई केस में, आप मुझे बताइए आप। ठीक है, फिर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर स्टेट गवर्नमेंट में भेजा कि भाई ऐसा ऐसा है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उनके पास वो गया। तो वहां भी कुछ लोगों ने अपना लगा दिया कि भाई इनको रिइंस्टेट नहीं होने देना है, नौकरी में नहीं आने देना है इनको। तो फिर मनमोहन सिंह ने फाइल वापस कर दी DOPT को, क्या अभी रुक जाओ, नहीं करना अभी। तो मेरे को बड़ा लगा कि अरे बाप रे, मैंने कहा ये तो गजब हो गया, है ना। फिर मैंने 25 जनवरी को जबलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सारे मीडिया वाले मेरे दोस्त लोग थे, वो भी जानते थे कि मुझे परेशान किया गया, काम अच्छा किया लेकिन परेशान किया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो अभी इनको बहाल तो करना ही पड़ेगा, वो तो कानून है। लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जो कांग्रेस वाले कहते हैं ना कि हम न्याय करते हैं दलितों के साथ, है ना, ये कहते हैं। तो उन्होंने पहले वापस कर दी फाइल। फिर मैंने 25 जनवरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे मीडिया को, उसमें नेशनल मीडिया भी थी, कि मैंने कहा कि अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में आया है, इसके बाद में भी अगर मुझे नौकरी में बहाल नहीं करेंगे, तो मैं PMO के सामने आत्महत्या कर लूंगा। और क्या हुआ, 26 जनवरी, दूसरे दिन 26 जनवरी इंडियन एक्सप्रेस ने बैनर छापा था, बैनर यानी कि सबसे ऊपर टॉप खबर थी। हाँ, दलित IAS ऑफिसर थ्रेटन्स टू कमिट सुसाइड बिफोर PMO। और सब लोग 26 जनवरी को समाचार पढ़ रहे थे वहां पर अपने राजपथ पे। जी। तो जो समारोह होता है ना अपना। फिर इसका इफेक्ट ये हुआ कि 27 जनवरी को जैसे ऑफिस खुले, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने वो फाइल मंगाई DOPT से, उसमें ऑर्डर किया कि ऐसे रिइंस्टेट हुआ साहब। देखिए अब ये अब क्या कहेंगे आप, वाकई क्या कहेंगे आप?
मतलब आप आखिरी सांस तक ये प्रयास करते हैं कि न्याय नहीं मिलना, आपको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा साहब का खून अगर हमारे शरीर में है तो खून एक कतरा कतरा जो आपको ये पावर देता है कि आखिरी सांस तक छोड़ना मत। मरो तो ऐसे मरो कि आपका खुद शरीर ये कहे कि हाँ जिए तो हम शेर जैसा जिए, जैसा बाबा साहब ने कहा। ऐसा मर मार के जीने से मतलब क्या है? ठीक है आपको ऐश्वर्य नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आई एम सो पावरफुल। निश्चित निश्चित हो गया था ना तब भी मैं पावरफुल था। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि विचार आपके दिमाग में जो विचार बाबा साहब का है वो था, एंड बाबा साहब हैज एम्पावर्ड अस। अगर आप उनके रास्ते पे चलते हो ना तो अपने आप में सत्ता है, ये सत्ता है। मैं बता रहा हूँ, निश्चित निश्चित। आपको मंत्री होने की जरूरत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर होने की जरूरत नहीं, ये सत्ता है। अगर उनके रास्ते पे चलोगे तो आप शेर जैसा बात करते हो। जी जी। ऐसा बोलती आपकी जो दूती है वो बोलती है। अगर बाबा साहब के बंदे बनकर रहोगे तो आप पे अन्याय, आपको खस्ता खाना पड़ेगा, जैसे बाबा साहब ने भी कही। हम कहाँ लगते। सही बात। ये मैंने वाकई अगर बाबा साहब के रास्ते पर चलेंगे तो बाबा साहब की तरह ही हमें तमाम वो ठोकरें मिलेंगी, तमाम वो परेशानियां हमारे जीवन में आएंगी जो उनके समय में आई। क्योंकि वक्त बदला जरूर है लेकिन परिस्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बदली है। हम अगर फूले से देखते हैं, उसके पहले के कबीर और तमाम सारे जो लोग रहे जिन्होंने उस वक्त कुछ अच्छा करने की कोशिश की, समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, उन सब के साथ में ये सब कुछ तो घटा ही है। बात यह है कि कौन इसमें ढल जाता है, कौन समझौते कर लेता है और कौन अपने आप को स्थापित कर पाता है। ये वाकई जज्बा सब लोगों में तो नहीं होता। हम एक और अंतिम संदेश आपसे चाहेंगे, जो आप हमारे आने वाले तमाम युवाओं को आप संदेश दें कि सच्चाई के राह पर चलते हुए आखिर कैसे अपने आप को इस देश में, हम जहां पर रह रहे हैं, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिक्कतें हैं उसका सामना करने का साहस आखिर कहाँ से मिले, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जैसा पहले भी मैंने निवेदन किया, पहले तो पढ़ो इतना पढ़ो कि वैचारिक दृष्टि से इंटेलेक्चुअली आप तैयार हो जाओ, क्योंकि शिक्षा के बगैर कुछ नहीं। ये तो बाबा साहब ने कहा। अगर आप अच्छी तरह से शिक्षित हो जाएंगे, और जिसको कहते हैं केवल किताबी ज्ञान नहीं, हाँ, मतलब ऐसा जब तप के तैयार हो जाओगे, शिक्षित बनोगे, तो फिर जो भी आप रास्ता चुनेंगे उसमें आप जीत जाओगे, जैसा बाबा साहब जीते थे, है ना। नंबर 1 बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको यह तय करना है कि आपको किस करियर में जाना है। कोई भी करियर बुरा नहीं, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है करियर का, वो हासिल करने की कोशिश करो। अगर आपको आईएएस बनना है तो आईएएस की तैयारी ऐसे करो, ये तपस्या है। ये कोई मामूली एग्जामिनेशन नहीं है, बड़ा एग्जामिनेशन। 10 लाख लोग प्रीलिम के लिए बैठते हैं, और प्रीलिम के बाद में 10,000 लोगों को केवल मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाता है। 10,000 में से 2,000 लोगों को इंटरव्यू, कम पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जी। और 2000 में से फाइनली 1000 को सिलेक्ट किया जाता है, एक नॉर्मल बता रहा हूं। और 1000 में से फाइनल 100 जो होते हैं वो आईएएस होते हैं। वाकई ये इस तरह का टफ एग्जाम है ना। तो इस एग्जाम के प्रोसीजर में जो आपकी शक्ति है वो केवल फिजिकल नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं है, मेंटल भी नहीं है। एक योद्धा के रूप में आपको इस परीक्षा को लेना चाहिए कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है ना। मैं भी, सारे लोग करते जो आईएएस हो गए 12-12 घंटे अध्ययन करते हैं, वो करना ही पड़ता है। अगर आप समाधि लगेगी तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो, जीत सकते हो आप। तो अगर आईएएस आईपीएस का मतलब सिविल सर्विसेज का रास्ता अगर आपको चुनना है तो। तीसरा, मुझे जो लगता है कि हमारे लोग जो है अभी व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत कम है। व्यवसाय जो है ना भाई, अभी बाकी जो आप मीडिया में देखेंगे कौन लोग है, ये बड़ी बड़ी जो मीडिया हाउसेस है वो कौन लोग है। हमारा तो कोई है ही नहीं उसमें। तो आप कितनी भी बात करते रहो, आपको उन पर ही निर्भर होना पड़ेगा। आप जो कहेंगे, उन्होंने तय किया कि भी आपका नहीं छापना हमको, या प्रकाशित नहीं करना, टीवी में नहीं दिखाना, नहीं दिखाना तो नहीं दिखाएंगे। लेकिन
व्यवसाय के अलग अलग ये है, एक मीडिया हो गया या बाकी भी जो व्यवसाय कंपनीज है उनमें भी हमारे लोगों को जाने की आवश्यकता है। और अगर आपका यदि इंक्लिनेशन है बिजनेस की तरफ, तो बिजनेस भी जैसे डिगी कर रही है, अब ठीक है उनके हिसाब से वो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे युवा ये तय करते हैं शिक्षित होके, है ना, अच्छी तरह से मैनेजमेंट की पढ़ाई वगैरह वगैरह तगड़ा ये करके, तो व्यवसाय में भी हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं जी। और फाइनली जिनको टीचिंग में जाना है या इस तरह का प्रोफेशन अपनाना है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा अध्ययन आपको करना चाहिए। कोई हमारा लेक्चरर हो या प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल हो, ऐसा होना चाहिए जो मतलब ऐसा निकलना चाहिए, मतलब ऐसा विद्वत्ता जिसको कहते हैं जी, वो ऐसे निकलना चाहिए। तो टीचिंग में भी है। और फाइनली मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो हमारा क्षेत्र संगीत, फिल्म, संगीत, कला वगैरह वगैरह, है ना, ये जो क्षेत्र है इसमें भी अपार संभावना है। इसमें पैसा लगता है, मैं जानता हूँ पैसा लगता है। और अगर हम अब जो मैं करने वाला हूँ आपको बताऊं, मैं ये फिल्म जो है छोटी मोटी फिल्म नहीं है। ये कोई भी आता है, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हर किसी को लगता है कि मैं एक काम करूं, लेकिन अगर आप में क्वालिटी है और क्वालिटी के लाना चाहते हो, तो इसकी जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, आपके जो टेक्निकल सपोर्ट है, आपका जो कंटेंट है, वो कंटेंट कैसा रिच हो और किस तरह का उसमें आप अपना योगदान देख के आप अपनी फिल्म बनाते हो, ये अगर आपको देखना है तो सबसे जरूरी है इसका पैसा, बजट। और बजट जो है, अच्छा बजट यदि आपको है आपके पास में, तो बाबा साहब और बाबा साहब के विचारों से प्रेरित कहानियां, अनेक कहानियां मैं बता रहा हूँ, इतनी दर्द भरी कहानियां हैं। इन कहानियों को समाज के सामने लाके आप उनका प्रबोधन कर सकते हो। और मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। अगर भारत में सामाजिक क्रांति होना है, तो सामाजिक क्रांति केवल और केवल अम्बेडकरवादी कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि वो जो त्याग और समर्पण की भावना अम्बेडकरवादियों में है और किसी में नहीं है। और हमारे लोग, अब 20 करोड़, मिनिमम 20 करोड़ बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा ही हो सकते हैं, 20 करोड़ लोग दलित है जी, है ना। और ट्राइबल जो है, उनमें से कुछ ट्राइबल जो है, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो जोड़ो, कुछ ओबीसी के लोगों को जोड़ो, और कुछ जनरल कास्ट के लोग हैं जो बाबा साहब समता और न्याय में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग जोड़ो। ऐसे कुल मिला के मेरे हिसाब से 25 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जो आप कहना चाहते हो वो सुनना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हो वो सुनना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। ये आपका इतना बड़ा जो तबका है, वो तबका देख रहा है कि आप कंटेंट दो, लेकिन हम अगर स्तरहीन कंटेंट देंगे तो फिर अब दाग के 3 पार। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं करूंगा तो क्वालिटी के साथ में काम करूंगा। और आप देखेंगे द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव छोटी फिल्म नहीं है, इट्स अ वेरी बिग फिल्म, वेरी बिग फिल्म। बिल्कुल। हाँ, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं मतलब अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आप जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि वाह क्या बात है। निश्चित रूप से। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, दर्शकों, हम बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव इस फिल्म पर एक पूरी बातचीत आपके सामने आपके लिए लेकर आएंगे। वाकई ये एक बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म है, जिसमें इस इतिहास को बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत खूबसूरत तरीके से, प्रभावी तरीके से आपके सामने रखा जाएगा। हमारे साथ रमेश थेटे जी, जो कि हाल ही में आईएएस से रिटायर हुए हैं, और आईएएस होते हुए उन्होंने इस मध्य प्रदेश में न जाने कितने ही दलितों और उन लोगों को जो वंचित तबके से आए थे, उन सब के लिए, उनके बेहतरी के लिए बहुत शानदार काम किया है। साथ ही उन्होंने कानून के लिए हर संभव प्रयास किया है कि हर संभव रूप से वो कानून को लागू करें और तमाम नियमों को उन लोगों तक, तमाम योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। उन्होंने ये प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी दुख और तकलीफें भी झेली, लेकिन इन सब से निकलकर
आखिर उन्होंने अपना जो मुकाम हासिल किया है, हम समझते हैं कि शायद तमाम आम्बेडकरवादी जो भी इस बात को समझते हैं कि भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का संप्रेषण हो, बाबा साहब का जो विचार है, जो उनके कार्य हैं, वो लोगों तक पहुंचे, या बाबा साहब की तरह काम करने का अगर जज्बा अगर किसी में है, तो निश्चित रूप से ये आपकी जो बातचीत है, आज का जो आपने जो तमाम चीजों को बताया और किस तरह से अपने अनुभव बताए, ये बहुत उनके काम आएंगे। निश्चित रूप से उनकी एक राह भी प्रशस्त होती है। हम तमाम मुश्किलों से, दिक्कतों से सीखते भी हैं और हमें एक जोश और जुनून भी मिलता है। सेठ साहब, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।